ऑलराइट बच्चों, सो देखो आज की क्लास में मैं आपको कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड रिवीजन कराऊंगा। तो देखो जैसे अगर दोनों के अप्रोच में देखें, राइट, कि बॉन्ड क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर मैं अप्रोच में देखूं एक आयोनिक एंड एक कोवलेंट, इन दोनों में अगर अप्रोच पे बात किया जाए, क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आपको क्या समझ आता है आयनिक एंड कोवलेंट? एक तो ये है कि इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है कि सोडियम एंड क्लोरीन बना है तो इसने प्लस कर दिया, इसने माइनस, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनिकली देखो हमेशा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जाता है। जैसे सोडियम का देखो तो ये 2p6 चला गया बेटा, और क्लोरीन का देखो तो ये 3p6 चला गया। ये किसके बराबर हो गया है? आर्गन के। और ये किसके बराबर हो गया है? नियॉन के, राइट। तो ऐसी हाइपोथेसिस कोवेलेंट में भी स्टार्ट किया गया। सोचा गया भाई कोई एटम इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाने वाला है, ये डिपेंड करता है कि उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, राइट। अब जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1s1, आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये सुनो, तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितने की है अगर नोबल गैस जैसा बनना है? तो कितना है? 1। अच्छा, नोबल गैस ही क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस ही ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, जो नेचर की तरफ से ब्लेस्ड हैं कि, है ना, इस तरह से ब्लेस्ड हैं कि ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इंडिपेंडेंट कहने का मतलब आप आइसोलेटेड एटम्स को निकाल सकते हो, यहां पे आराम से फ्रीली मिल जाएंगे नेचर में, लेकिन आप एच नहीं निकाल पाओगे कभी भी फ्रीली, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स देखो तो एच कभी फ्लोरीन के साथ कंबाइंड है, कभी ऑक्सीजन के साथ है, कभी मल्टीपल एटम के साथ है। हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में ही है, मेटल्स के साथ भी है, तो हाइड्राइड NaH, KH, फ्री फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस नेचर में एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। तो फिर क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। किससे बॉन्ड बना रहा है? जो उसके आसपास दिख रहा है उससे बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बस इसको भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा। तो अगर मान लो इसके सामने हाइड्रोजन भी है तो क्या करेगा? ये H एंड H, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयर। ये बड़ा मतलब ओल्ड मेथड है बॉन्ड को दिखाने का। हम लोग अब इसको रिप्लेस करेंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर से। तो बताओ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसका क्या मतलब समझ में आता है आपको? कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, और ये दोनों जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन इस तरफ का और दूसरा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं कोवेलेंट के सब डिविजन की बात करूं तो एक होता है सिंपल सिंपल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग जिसको बोलते हैं। दूसरे की बात करूं तो इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? डेटिव, या इसी का तीसरा नाम क्या है? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। सिंपल कोवेलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है। जैसे ए है और बी के साथ बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, ए ने अपना एक शेयर किया, बी ने अपना एक शेयर किया। डबल बॉन्ड बना है तो ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और बी ने भी अपने, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड है, इसके 3 इसके 3, क्या 4 बॉन्ड बन सकता है? नहीं, कभी भी मत बनाना। 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड्स नहीं बन सकते। वो जब आप कोवेलेंट की ऑर्बिटल थियरी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल 3 ही बॉन्ड तक बन सकते हैं, इनके, इनके और इनके बीच में। नाउ कमिंग टू दिस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में डोनर एक, और ये जो बी एटम है ये एक्सेप्टर है, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। भाई कोई भी चीज डोनेट कब कर सकता है? जब उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और इसके पास अवेलेबिलिटी किसकी हो? लोन पेयर की। ये दोनों कंडीशन मैच करते हैं तो ये डोनेटिंग एबिलिटी रखता है। नाउ कमिंग टू एक्सेप्टर, या तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम, जैसे इवन नंबर में 6 हो, 4 हो, समझ रहे हो ना, तो वो ले सकता है।
या फिर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो। वेकेंट डी के लिए क्या चाहिए भाई? तो देखो बेटा, लिथियम से लेकर के नियॉन तक ये सेकंड पीरियड में आते हैं, और n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 एंड S एंड P, मतलब 2 में सिर्फ 2s 2p मिलता है। सारे डब्बे जोड़ लो, कितने डब्बे बने? 4 बने। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल मिला के कितने हो सकते हैं? 8। इसलिए बोलते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नेवर एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो मैं एक बारी वापस से ब्रीफ करता हूं। देखो, कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग होती है, पहली चीज। दूसरा चीज, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वो दोनों एटम के हो जाते हैं। तीसरी चीज, कितनी शेयरिंग होगी? उतनी शेयरिंग करनी है जिससे वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। हाइड्रोजन है तो हीलियम जैसा हो जाए, और अगर बाकी हैं तो वो 8 इलेक्ट्रॉन की तरह, क्योंकि आप देखो नोबल गैसेस के पास लास्ट में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को छोड़ दिया जाए। इसलिए रूल किसका आया? ऑक्टेट का। लेकिन ऑक्टेट रूल बहुत ज्यादा देर तक आप अपने पास नहीं रख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन ना 12 इलेक्ट्रॉन, ये सब बड़ा कॉमन है। इवन 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको बड़े कॉमनली देखने को मिलेंगे। फिर क्या ध्यान दें सर? तो अब जो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें आप ध्यान रखोगे कि जो किनारे वाले एटम्स आते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ए बी, तब तो ये दो ही एटम है, लेकिन मैंने बोल दिया ए बी 3, तो सेंटर में कौन हुआ फिर? ए। किनारे कौन हुआ? बी। ध्यान रखना बेटा, बी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो किसी भी केस में आपको छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट करना है। ए के बारे में फॉर द टाइम बीइंग भूल जाना, पहले बी की जो रिक्वायरमेंट है ए से फुलफिल कराना। जैसे मान लो बी हमारा क्लोरीन हो गया। क्लोरीन, बताओ क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए? 1 चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लोरीन एकदम कौन से ग्रुप में है? अरे यार, तुम लोग को इलेक्ट्रॉन पता है ना? देख, हाइड्रोजन लिथियम वाले में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बेरिलियम वाले में कितने हैं बेटा? 2। बोरॉन वाले में कितने हैं? 3। कार्बन वाले में 4। नाइट्रोजन वाले में, क्या ये बताने की जरूरत है? ऑक्सीजन में 6। फ्लोरीन क्लोरीन वाले में कितना? 7। तो यार अगर आपको एलिमेंट याद है तो क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 7 है। कितना चाहिए इसको ऑक्टेट के लिए? 1। उनका ध्यान रखना, उनको देना। अब इसको 1 चाहिए तो ये इससे 1 शेयर करेगा, एक अपना एक इसका। आ रहा है बात समझ में? ऐसे शेयरिंग कराना। और लास्ट में बस इतना चेक कर लेना, कहीं ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो नहीं। अगर ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो क्या चेक करना पड़ेगा? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर हो रहे होंगे तो गड़बड़। फिर क्या करेंगे? फिर हम सहारा लेंगे ये स्पेशल बॉन्ड्स का, डेटिव बॉन्ड्स का, दिमाग लगा करके। तो ये आपको कॉल लेना पड़ेगा, इसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्या मैं चलिए। सो द क्वेश्चन इज, ड्रॉ द बॉन्ड स्ट्रक्चर, also show the unshared electron on each atom for the following molecules। चलिए शुरू करिए बेटा। सबसे पहले मैं आपको N2 देता हूं, दूसरा देता हूं अमोनिया, तीसरा देता हूं CO2। इसको जल्दी जल्दी बनाओगे, पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो मैंने बोला है वो आपको शो करना है। CO2 फोर्थ इज, CH3Cl फिफ्थ। इसका नाम कोई बताएगा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। एंड देन show me the structure of SO2, SO3, XeF2, XeF4, XeF6, C3O2,
गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। चल ठीक होगा, ऐसे ही कर ले तो, बिना काउंटिंग के, ठीक है। C3O2 बना लो। इसके बाद जो मॉलिक्यूल बनाना है वो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहां तक करो, जल्दी करो। जैसे जैसे बनाते जाओगे, फर्स्ट 5 कंप्लीट हो जाए तो हाथ उठा देना। हो गया, चलो गुड, करते जाओ करते जाओ। आओ मैं फर्स्ट 5 के बारे में डिस्कस करता हूँ। बताओ बेटा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। वैलेंस शेल समझते हो ना, 1s2 2s2 2 पे 3। ये जो बाहर वाला है यानी n इज इक्वल टू 2, और ये n इज इक्वल, ये इनर है ये आउटर है। आउटर वाले के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस। और या तो फिर मैंने अभी ग्रुप नंबर से समझाया था वैसे याद कर जाओ, ठीक है। 5 है, नाइट्रोजन के पास मैं 5 दिखाऊंगा। नाइट्रोजन की नीड कितने की है? 3 की। 5 हो गए, 3 और मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो सामने सामने 3 दिखा लो। अगर आपने ऐसे बनाया है तो ही सही है, अगर आपने ये बनाया है बिल्कुल गलत है। मैंने बोला है कि अनशेयर्ड दिखाओ, दिखा तो एक बार चेक करो तो क्या बनाया। वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो ठीक है बेटा, वो है। चलो स्टार्ट करें फिर देखो अमोनिया, नाइट्रोजन ऐसे कर लिया। अब बताओ सेंट्रल एटम वाली बात आ गई ना। हाइड्रोजन 3 किनारे, तीनों को किनारे, बताओ किसका ध्यान रखना है, किनारे वालों का या सेंटर का? किसका ध्यान रखना है? किनारे वालों का। सो हाइड्रोजन जैसे ही आप रखते हो तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसको कितने चाहिए? एक। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। तो चलो एक एक करके इनको दे दे। अब क्या ये सेकंड पीरियड का था? तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं शेयर करने के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो गए? हो गए क्या? कितने हैं? 1 2, देखो 2 क्यों गिन रहा हूं, इसका इसका दोनों शेयर हो गए तो दोनों में काउंट करेंगे। 2 4 6 और 2, चलो बचे हुए तो यानी ठीक है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर ठीक है। नाउ कमिंग टू CO2, बताओ कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन किनारे किनारे, बोलो। देखो इसके वैलेंस शेल में कितने, थोड़ा हिसाब पहले ही लगा लिया करो तो आसान हो जाएगा। ये 6, इसको कितने चाहिए? 2। इसको कितने चाहिए? कार्बन के पास कितने हैं? अच्छा क्या ये सेकंड पीरियड है? तो 2 इधर से ले लिया, 2 इधर से ले लिया, तो मतलब सारा कहानी एक ही बार में सेट हो जाएगा। दिस इज इट। हैव यू शोन इट? हाउ मेनी लोन पेयर डू वी हैव इन दिस मॉलिक्यूल? लोन पेयर का मतलब पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर ऑफ अनशेयर्ड हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो 4 लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम? 0। ठीक है, चलिए जी। CHCl3, बताओ कार्बन के पास कितने, हाइड्रोजन की कितने की रिक्वायरमेंट? तो एक इसको दे दिया। क्लोरीन की कितने की रिक्वायरमेंट? एक एक की, तो एक इसको एक इसको एक इसको। कुछ गलत है इसमें? कुछ गलत है? गलत है ना, मैंने बोला अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन के पास 7 थे ना, तो ये पूरा दिखाना। CHCl3 था ना? कहाँ CH3Cl है? CHCl3 लिखा है, वो देखना क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म। आया बात समझ में? ओके, SO2 देखते हैं। SO2 बना लिया। बताओ सल्फर,
कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? जितने ऑक्सीजन के, क्योंकि सेम ग्रुप का है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। बोलो। अच्छा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 की। दे दिया, 2 इधर दे दिया। अब ठीक है, अब जरा बीच में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है और 10। बोलो, क्या ये गलत हो गया? नहीं, ये मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? हाइपरवेलेंट। कैसा है? हाइपरवेलेंट। सुपर ऑक्टेट, ऑक्टेट के भी बियॉन्ड चला गया। क्या कोई तकलीफ है? कैसे पता कोई तकलीफ नहीं है? क्योंकि सल्फर थर्ड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का होता है, सल्फर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में 3s भी होता है, 3p भी, और तो इसकी अपनी कैपेसिटी 10 और 6 और 2 18 की है। अभी तो 10 रखा है, रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, SO3 बना लिया। बोलो, कैसा बनाया? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, बना लिया। क्या आपने ये ध्यान दिया कि सल्फर के पास कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहे? ज्यादा होने का कोई टेंशन, क्योंकि सल्फर सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है। सेकंड हो जाए तो दिक्कत है, तो वहां एकदम रिजिड हो जाना है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्या सभी को बात समझ में आ गई? ओके जी, चलिए HexaF2 बना लिया। बताओ जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में? जेनॉन 8 होते हैं। अच्छा, फ्लोरीन की कितने की रिक्वायरमेंट है? तो एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, बाकी बचे हुए दिखा लो। 2 4 6 और ये दोनों मिला के 8। HexaF2 हो गया। सही है। अभी देख बेटा, मैं एंगल वगैरह में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो इसका अगला स्टेप। जब हम ज्योमेट्रीज देखेंगे फिर एंगल भी देखेंगे। फिलहाल क्या ये सही है? HexaF2। क्या HexaF4 भी ऐसे बना लोगे? 4 फ्लोरीन है, 4 एक एक करके दे दो, ये सुनो, और 2 लोन पेयर। क्यों 2 लोन पेयर? क्योंकि जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 4 दिया तो 4 बचे रहेगा ना, तो 2 लोन पेयर। अरे बोलो। हाँ जी, बस किनारे वालों को भी आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा देना, उतना ध्यान रखते हुए। सभी को समझ में आ गया? HexaF6 भी वैसे ही है। 6 कर दोगे तो 1 लोन पेयर बचेगा, क्योंकि 8 होता है, तो 1 लोन पेयर रखो, बाकी 6 फ्लोरीन लगा दो। 3 इस साइड, 3 इस साइड, और ऑफ कोर्स हर फ्लोरीन पे 3, हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर। क्या सभी को समझ में आ गया? C3O2 कितने लोगों ने बनाया है? आई एम इंटरेस्टेड इन दैट स्ट्रक्चर, प्लीज गो अहेड। C3O2 दिखाइए, और जिसने ट्राई ले लिया है वो BF3 भी बनाइए। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं C3O2। देख बेटा, एक चीज समझ ले, सुन रहे मेरी बात? C3O2 में 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि यार ये सेंटर में किसको रखे, किनारे किसको रखे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ना चीजें सेंटर में ही रहे और बाकी सब किनारे ही रहे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 कार्बन एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एंड वाले से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। जरा जोड़ के देख लो, कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है? देखो, ये लीनियरली अटैच्ड है, इसका नाम क्या है? सब ऑक्साइड। इस सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है एंड इट कंटेन्स ऑल 5 एटम विच आर प्रेजेंट इन अ लाइन। लीनियर स्ट्रक्चर है। आ गया? BF3 सबने बनाया है। चलो बताओ, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट कितने की? अच्छा, क्यों साइड वाले की रिक्वायरमेंट बात कर रहा हूं? ये अतिथि की तरह है ना, गेस्ट, और अतिथि देवो भव होता है, उनका ध्यान रखना है हमें।
उनको पूरा इलेक्ट्रॉन खिला के रखना है, अपने पास कम भी पड़ जाए तो चलेगा, चलेगा ना? हाँ जी। देखो समग्र बहुत सेल्फिश लड़का है, कह रहा है कि नहीं सर कोई दिक्कत, भूखा पेट छोड़ दो, ऐसा जोड़ दिया। देखो कई बार अतिथि भी बहुत जेंटलमैन या जेंटल वुमेन होते हैं, है ना? ये देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा इसने देखा इसके पास 6 हो रहा है, तो भी बेचारे ने शेयर किया है, इसके अंदर भी भाई मेल्ट हो गया इसका हार्ट। इसके पास जरा देखो कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 6। क्या ये स्पेशल प्रोविजन के थ्रू ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? कौन सा स्पेशल प्रोविजन? हाँ जी बिल्कुल, डेटिव बॉन्ड। यहाँ देखो कंडीशन है सारी, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, बगल वाले के पास गरीबी भी है 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये दे सकता है। अब हाथ उठाओ कितने लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा था? रेज योर हैंड, ऑनेस्टली रेज योर हैंड। ग्रेट, वेरी नाइस। बस यही जानना था मुझे, कौन गरीबों का ध्यान रखता है। ठीक है, बाकी ये सारे लोग नालायक एकदम, हाँ अपने चक्कर में पड़े हैं बस। ठीक है चलो, BF3 समझ में आया। अच्छा कोई बोलता क्या इधर से नहीं ड्रॉ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप इधर से भी कर लो। और ये जो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाँ जी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। देख मैंने बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, अंडरस्टूड, आप दिखा लेना। ठीक है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों जो। अच्छा बताओ, बॉन्ड 1 से 2 बन गया तो लेंथ छोटा होगा बड़ा हो जाएगा? अरे बॉन्ड मतलब क्या? अट्रैक्शन। डबल बॉन्ड का मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन मींस लेंथ विल बी शॉर्टेंड। ये सुनो, चल बेटा अब एक बात बना तू, BF4 माइनस का स्ट्रक्चर बना, कम ऑन गो अहेड। हो गया बच्चा? डन। चलिए जी, आइए देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझो। देखो बेटा दो अप्रोच होते हैं, जब भी कोई प्लस या माइनस आ जाए ना, ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो रिएक्शन के फॉर्म में समझो, और दूसरा है कि जैसे हम सेंट्रल एटम डिसाइड करके कर रहे हैं वैसे। तो मैं पहले आपको मेथड 1 बताऊंगा रिएक्शन के फॉर्म में। ये बताओ, बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? BF3। बोलो भाई। और अगर इसमें F माइनस आके जुड़ जाए तो फ्लोरीन 3 से कितने हो जाएंगे? 4। और एक माइनस है तो चार्ज भी -1। क्या इसी तरीके से हम समझ सकते हैं? बोलो। तो अब बताओ, BF3 का स्ट्रक्चर अभी बनाया था आपने, अभी ध्यान देना, पहले आप उन तीनों को अरेंज कर लो, F F एंड F कर लिया। डेटिव बॉन्ड मत बनाओ, क्योंकि इस बार देने के लिए अभी एक और स्पीशीज बचा है, जब वो नहीं रहता तो हम डेटिव बॉन्ड बना लेते। कौन सा बचा रह गया है? F पे माइनस। बताओ F माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए, क्योंकि 7 होता ही है, और माइनस कहने का मतलब एक और आ गया। आ गया क्या? अब बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? क्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अरे बोलो यार, क्या ये डोनेट कर सकता है बेटा? ये डेटिव बॉन्ड बनाना, ये डेटिव बॉन्ड बनाना है। अच्छा अब एक और चीज सिखाता हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा मैंने बोला, A एंड B जब इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे
तो कई बार किताबों में देखोगे वो बोलते हैं यार कोवलेंट ही है तो क्यों इसको स्पेशल ऐसे क्यों दिखा रहे हो, आप एरो हटाओ नॉर्मल बॉन्ड की तरह। तो जैसे ही एरो हटाओगे इन पे चार्जेस डेवलप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? अब बड़ा सिंपल सा है फॉर्मल चार्ज कैसे है, अभी तो पहले रट लो कैसे, जिसने लिया उस पे -1, जिसने दिया उस पे +1, इतना ही। एरो हटाओगे, टेल एंड हेड हटा के नॉर्मल बॉन्ड दिखाओगे तो ये प्लस माइनस डाल दो। अब ये समझते हैं ये -1 ही क्यों, -2 क्यों नहीं, +1 क्यों, +2 क्यों नहीं। तो ऐसे समझ लो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में इक्वली शेयर हो गए तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह से क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इसका था, ये सो नो। अच्छा बताओ ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, ए से, तो ए ने कितना लूज किया, 1, इसलिए +1। बी के पास कितना एक्स्ट्रा आया, 1, इसलिए। अरे समझ गए? अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं वो अलग बात है कि ये दोनों इसके भी हैं, ये दोनों, तो ये फॉर्मल चार्ज है। ध्यान रखना फॉर्मल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर से अलग होता है। कभी कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम ही हो जाए, वरना फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंट, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट। फॉर्मल चार्ज जनरली डेटिव बॉन्ड की वजह से ही आते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये आपको बना के दिखाना है, चलो यहां बना के दिखाओ। बताओ ये डेटिव बॉन्ड इसने दिया, अब मैं एरो हटाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं? एरो हटा दे, किस पे माइनस आएगा, बोरॉन पे, प्लस किस पे आएगा, फ्लोरीन पे आता, लेकिन फ्लोरीन पे पहले ही क्या है, दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल। तो ये चीज बस मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, बट एक्चुअल में अब ये दिखेंगे भी नहीं। या बोलते हैं ना क्योंकि ये पूरे मॉलिक्यूल पे ही चार्ज है तो आप माइनस को पूरे यूनिट पे ऐसे दिखा दो, ऐसे वो अंडरस्टूड है। जब आप बनाओगे तो सेंटर के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर है। क्या दिखा? एक बार सवाल पूछा था, बताओ बोरॉन फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है किसमें ज्यादा है, BF4 माइनस में या BF3 में, लेंथ किसमें ज्यादा है? तो बताओ इसमें क्या कोई डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड था ना, तो इसका लेंथ छोटा और इसका लेंथ, तो BF4 माइनस में BF का लेंथ बड़ा और इसमें इसका छोटा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गया? बोलो। चलो बेटा अब मैं कुछ और स्ट्रक्चर देता हूं, थोड़ा दिमाग लगा के बनाना। चलिए डू इट। अच्छा ये कितने लोगों को पता है लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, आप बताओ। व्हाट इज लुईस एसिड एंड लुईस बेस? क्या नहीं पता? अनु बताओ, सोच रहे हो अभी? ठीक है सोच। ये विनायक बोलो। इलेक्ट्रॉन, अरे एसिड का मतलब एक्सेप्टर्स होता है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, किसी का लोन पेयर ले आए वो एसिड होता है। बोलो भाई। तो इसमें हु इज एक्सेप्टर, BF3, तो ये लुईस एसिड और ये डोनेट किया है तो लुईस। याद रखना लोन पेयर डोनर इज लुईस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड। तो BF4 माइनस में कभी पूछे कि लुईस एसिड कौन था, तो BF3। लुईस बेस कौन था? ठीक है। अब देखो इसी को कभी कभी ना रिएक्शंस के फॉर्म में पूछता है, बोलता है बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, BF3 प्लस KF। तो आप अगर इतना समझदार हो गए हो कि इसमें F माइनस ही जो जुड़ने वाला है और ये एक आयन बनाएगा नेगेटिव, तो पोटेशियम तो कैटायन की तरह लग जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, KBF4। बस माइनस क्यों, इसका प्लस इसका माइनस, न्यूट्रल हो गया। अरे कुछ समझ आ रहा है? तो रिएक्शंस को भी ऐसे समझते हैं। केमिकल रिएक्शन अब धीरे धीरे हमें करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स में लिख के दूंगा, प्रोडक्ट्स आपको भरना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? ओके जी। चलिए कुछ स्ट्रक्चर बनाइए आप और लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस भी बताइए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 प्लस I3 माइनस। हाँ ध्यान रखना सारे लोन पेयर दिखाना बेटा, ठीक है। मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स में अभी गायब कर दिया था बट आप दिखाओगे सारे। I3 प्लस I3 माइनस।
I3 प्लस एंड I3 माइनस। और कुछ दे दूं मैं? पहले ये दोनों खत्म करो। चले I3 प्लस देखिए, कितने लोगों ने बना लिया I3 प्लस? बना I3 प्लस? बताओ हरनूर, व्हाट इज लुईस एसिड इन I3 प्लस? I2 होगा लुईस एसिड। हाँ, I3 प्लस में I2 है लुईस एसिड। आरजू खड़े हो जाओ। लुईस एसिड किसे बोलते हैं? लोन पेयर। तो अब बताओ कौन है लुईस एसिड? हाँ, I प्लस इज लुईस एसिड एंड I2 इज लुईस बेस। चलो और दिखाता हूँ। बताओ I3 प्लस मतलब कैसे बना होगा? ये बना होगा जब आयोडीन I प्लस के साथ जुड़ा होगा। क्या आयोडीन का स्ट्रक्चर सबको पता है? क्या आपको दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? यहाँ I प्लस बनाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? 6। अरे बोलो यार। अच्छा बताओ, नॉर्मल बॉन्ड तो ये बना लेता लेकिन ऑलरेडी 8 है, और दूसरा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ा आइडियल कंडीशन है डेटिव बॉन्ड। क्या दे दिया? एरो हटाते ही सेंटर पे कैसा चार्ज और साइड वाले पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, लेकिन प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही बनाया? हाथ उठाओ। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं? बताओ किसने दिया? I2 ने, इस यूनिट ने दिया, इसलिए ये क्या हुआ? लुईस एसिड। और ये क्या हुआ? लुईस बेस। देखो, और ये लुईस एसिड। देने वाला बेस, एक्सेप्ट करने वाला एसिड। एक्सेप्टर्स आर एसिड। ओके, यहां तक क्लियर है? I3 माइनस बना लिया। ये बनाया था? नहीं, अच्छी बात है। मैंने तुमसे पूछा था लुईस एसिड लुईस बेस है कौन? ठीक, I3 माइनस कर लिया। ओके, चलो I3 माइनस में देखते हैं। बताओ I3 माइनस को कैसे समझोगे? I2 प्लस I माइनस। I2 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 I I माइनस। अब बताओ, क्या सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो बेटा, I माइनस के पास भी 8। अब क्या करें? देखो, जुड़ना तो है, क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती। कैसे जुड़ेगा ये? कैसे जुड़ेगा? देख, दोनों के पास वैकेंट है, इसके पास भी इसके पास भी। जब सब के पास एक जैसा कहानी हो तो चार्ज देखो, नेगेटिव का डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है लोन पेयर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इससे इसको नहीं बल्कि इससे इसको डोनेट करो। तो जैसे ही आप डोनेट करोगे, आयोडीन के पास 3 लोन पेयर हैं, और एरो हटाओगे तो लेने वाले पे माइनस और देने वाले पे, लेकिन पहले ही इस पे क्या है, तो इसका माइनस उठ के इसके पास चला गया। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जरा काउंट कर लो बेटा, तो कितने हुए लोन पेयर? कितने लोन पेयर है? ये IIT जेई का क्वेश्चन था। I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ कितने बने? 9 लोन पेयर साथ। ठीक है ना? इसमें लुईस एसिड कौन हुआ? कौन है लुईस एसिड? I2। कौन है बेस? I माइनस। अच्छा, अब देखो इसको इम्प्रोवाइज करके अच्छे क्वेश्चन कैसे डेवलप करते हैं। आयोडीन कितने लोगों को पता है नॉन पोलर है? हाथ उठाओ। पोलर नॉन पोलर नहीं आइडिया? देखो बेटा, इस पे कोई डाईपोल नहीं है। आयोडीन आयोडीन बनाओगे ना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर हुआ। और नॉन पोलर है तो, और वाटर क्या होता है? पोलर। अरे है ना, ये प्लस और ये माइनस। ध्यान रखना, पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। पोलर इज सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर इज सॉल्युबल इन। आयोडीन पानी में नहीं घुलता है। आयोडीन को बड़ी कोशिश करते हैं कि लेके पानी के अंदर ऐसा डिसॉल्व करें, घुलता ही नहीं। लेकिन जैसे ही आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है,
इस मिक्सचर को पानी में डालते हैं तो घुल जाता है। या यूं बोल लो आयोडीन के साथ ट्राई कर रहे हैं और ऊपर से KI डाल दिया तो ये डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है भाई? क्योंकि I माइनस I2 से रिएक्ट करके क्या बन गया, I3 माइनस, और अब ये आयन बन गया, और इसके साथ बेसिकली आपने KI लिया है तो ये K प्लस I3 माइनस, और ये सॉल्ट की तरह हो जाते हैं और आयंस के चारों तरफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, इसलिए डिसॉल्व हो जाता है। ये K प्लस एंड I3K। समझ में आया? ये रिएक्शंस है। अब इनकी और एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है? इनसे और अच्छी अच्छी चीजें निकाली जाएंगी। बट अभी आप समझो कि इन छोटे छोटे चीजों का कितना वाइड एप्लीकेशन है। ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग में इजी होगा। आगे बढ़े। ओके, अब कुछ और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर दूं मैं करने के लिए। चलिए बेटा, एक काम करिए, एक होता है नाइट्रोबेंजीन। कितने लोगों को पता है नाइट्रोबेंजीन? पता है क्या होता है? बेंजीन के ऊपर बोलो बेटा NO। क्या आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर बॉन्ड वाला दिखा सकते हो? लोन पेयर वगैरह सब कुछ यही दिखाओ, बस यहाँ के आगे आपको पूरा ओपन करके दिखाना है। गो अहेड, शो मी द स्ट्रक्चर ऑफ NO। चलिए बच्चों, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। आइए देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। बताओ यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑलरेडी शेयर कर चुका है, तो कितना दिखाऊं मैं? कर दिया। ऑक्सीजन इसके लिए गेस्ट की तरह है, इसका पूरा ध्यान रखना है। इसको कितना चाहिए? दे दो, दे दिया। अब कितने हो गए नाइट्रोजन? यही ध्यान रखना है कि हम अगर ऐसा कर दिए तो तबाही हो जाएगा, क्योंकि तब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, 4 और एक 5 बॉन्ड, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज, क्योंकि नाइट्रोजन डू नॉट हैव वेकेंट डी, सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। अब क्या करें? तो बड़ा सिंपल, समझाया था ना, स्पेशल अपीयरेंस में कौन आता है? डेटिव बॉन्ड। अब देखो, ऐसा करने से इसकी जान भी बची रही और इसका अतिथि देवो भव वाला भी हमारा चीज कंप्लीट हो गया कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। ये सुनो, कितने लोगों का सही हुआ? ईमानदारी से हाथ उठाओ। गलत कितने लोगों का होगा? वो हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, चलो अगला एक और मौका मिलेगा आपको सीखने के लिए। अच्छा, चार्ज बताओ कैसे दिखाऊं? चार्ज N डबल बॉन्ड O प्लस एन O, और या फिर कितने लोग कह रहे हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं। कौन सा बडी? बडी O माइनस N डबल बॉन्ड। क्या समझ में आ रहा है? बन गया? तो इधर समझ में आया? बोलो। ओके, ये बात अगर आपको क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन करो। देखो, एक होता है साइनाइड,
RCN और एक होता है RNC। ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड। दोनों के स्ट्रक्चर्स बना करके दिखाइए, इनके अंदर NC की बॉन्डिंग या CN की बॉन्डिंग कैसी है। कम ऑन, गो अहेड, डू इट फास्ट। डन बच्चों। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, जब आप CN कर रहे हो तो कार्बन नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है, ये सुनो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बचे, 4 में से एक तो ऑलरेडी शेयर हो गया, नाइट्रोजन को भी 3 ही चाहिए और 2 इसके पास है, तो ये बन गया। लेकिन जैसे ही आप उल्टा करते हो, N कर देते हो बीच में, तो नाइट्रोजन के पास अब कितने बचे? 4, एक तो शेयर हो गया। और कार्बन के पास कितने बचे? 4। कार्बन के अगर चारों के चारों अगर आप बॉन्ड बना दो ऐसा, तो गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात तो 4 बॉन्ड बनता नहीं, और दूसरी बात नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए ये अलाउड। तो यानी बनाना तो हमें 2 ही है, 2 बनाते ही इसके पास कितने हो गए? 8। इसके पास कितने हैं? अब हम स्पेशल बॉन्ड बनाए। अब हाथ उठाओ, कितने लोग का सही हुआ? ग्रेट। अब अगर मैं इसको देखूं तो RN ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस एन इस पे प्लस NS। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सबको क्लैरिटी आ गई इस बात की? तो इस तरीके से बेटा हम लोग सोचेंगे डेटिव बॉन्ड के बारे में, है ना? इज दैट क्लियर? समझ आ गया बात? चलो, सो डेटिव बॉन्ड के बारे में आपको आ गया, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। एक है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। क्विकली, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड, सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या है, समझा जाए? चलो, कितने लोग जानते हो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाथ उठाओ। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? अरे भाई हाथ उठाओ यार, इन सब चीजों पे क्या है? आकृति तुमने नहीं सुना क्या बॉन्ड ऑर्डर? तो क्यों नहीं हाथ उठ रहा है? हरनूर, अच्छा जो पता है वही बताओ। ये मतलब मुझे, मेरे समझ से परे है बेटा अब ये सब चीजें, ठीक है? मैं आपको थ्रू आउट ईयर बताते हूँ कि इस सब का इंपॉर्टेंस कितना है, बट आप ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर क्या है? क्लास इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बोलना। यस, पार्टिसिपेशन चाहिए, ऐसे नहीं बैठ सकते आप पूरे क्लास में। बोलो, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? एग्जैक्टली। अरे बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम। और क्या है इसमें? और क्या करते हैं बताओ? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं H2 का 1 है, तो क्या बोलते हैं? उनके बीच का बॉन्ड 1 है ना, तो यही तो बोलना है, दो एटम के बीच का बॉन्ड ही बॉन्ड ऑर्डर होता है ना? अच्छा, नॉर्मल तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 एंड 3। जैसे H2 के बीच में HH एक ही बॉन्ड है, O2 के बीच में O डबल बॉन्ड, N2 के बीच में ट्रिपल। तो ये तो ट्रेडिशनल चीजें हो गई ना? अच्छा, कई बार मॉलिक्यूल थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, स्ट्रक्चर बनाओ HC डबल बॉन्ड OH, यही है ना? अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो एटम के बीच का बॉन्ड। यहाँ ये एटम अलग कहानी है, इसकी कहानी अलग। इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, तो 2 है। बॉन्ड ऑर्डर किसका? कार्बन हाइड्रोजन का, तो 1 है। ऐसे मत बोल देना 2 + 1 + 1 बॉन्ड ऑर्डर 4 हो गया, ऐसे नहीं जोड़ना है। दो एटम कौन से हैं? सारे आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी एक बता दो। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग बॉन्ड को डेजिग्नेट करके आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर है कितना। आपको बात समझ में आई? तो बॉन्ड ऑर्डर यहां तक क्लियर हुआ। तो इनकी बात नहीं करने जा रहा हूं, अब मैं बात किसी करने जा रहा हूं ऐसे जहां फ्रैक्शनल आते हैं, 1.5, 1.33, 1.25,
ये क्या मजाक हो रहा है अब? हाँ जी, क्या होता है, जब कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने लग जाते हैं तो बड़े वियर्ड से बॉन्ड ऑर्डर आने लग जाते हैं, और वो जो वियर्ड से बॉन्ड ऑर्डर है उनके बारे में मैं आपको कहानी सुनाता हूं। जैसे आप बताओ, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर लिखो। इन केस ऑफ फॉलोइंग आयन्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। चलिए जी, पहला दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और वो है NO2-। अब देखो, जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है तो मैं बॉन्ड ऑर्डर किसका पूछूंगा, NO का, अंडरस्टूड। CO3 2-, PO4 3-, SO4 2-, NO2 बहुत इंटरेस्टिंग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन बेंजीन। चलिए देखें, आइए पहले NO2- का स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले तो लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। ये प्लस नहीं है, NO2 है सिर्फ, ठीक है। चलिए देखते हैं, आ जाओ, आ जाओ, NO2- देखते पहले। किया आप लोगों ने, NO2- का किया। चलो बताओ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। एक माइनस देने का मतलब कितना हो गया,
अभी जो चार्ज है उसको सेंटर पे मान लो, 6 हो गया, बोलो यहाँ माइनस है, ये सुनो। अब बताओ किनारे ऑक्सीजन है, किनारे ऑक्सीजन, दोनों को चाहिए, तो इसको जैसे ही तुम दोगे डबल बॉन्ड, इसके लिए तो डेटिव ही बचेगा, वरना नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए। अच्छा डेटिव देते ही मतलब क्या करना है, इसका माइनस जो भी है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अरे वही जो रूल समझाया था बेटा, अरे सॉरी प्लस तो नहीं रहेगा ना, हाँ क्योंकि ये पहले ही माइनस था तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये सुनो। तो ये NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, कितने लोगों का सही हुआ ये? अब देखो जो आप इधर कर सकते हो क्या आप उधर भी कर सकते हो, बोलो। तो ऐसा देखा गया है बेटा कि ये दोनों ही तरीके का रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या समझ में आ रहा है कि यार डबल बॉन्ड है एंड 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 and 1, ये गलत होता है। जब आप 2 and 1 बोलते हो तो आप ये बोल रहे हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक लेंथ छोटी और एक लेंथ बड़ी होगी, लेकिन एक्सरे भेज के देखते हैं सारी लेंथ आइडेंटिकल। अब ये कैसे पता है, इसका मतलब तो ये है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी बनाए हैं ये रॉन्ग मॉलिक्यूल, मतलब ये रॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर नॉट ट्रू। तो ट्रू कौन सा है इनका, एक्चुअल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें ये बोले कि ये जो पाई था ना, अरे भाई दो बॉन्ड जब भी बनता है ना तो एक सिग्मा एक पाई होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा है, सिग्मा दो एटम के बीच में सिर्फ एक ही होता है, उसके बाद जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाए सारे पाई। तो बताओ पाई एक तरफ से दूसरी तरफ घूम गया, तो बोलते भाई कि जो बॉन्ड ऑर्डर था वो सिग्मा प्लस पाई। अब ध्यान से देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आप ये बोलोगे कि एक तो बॉन्ड फिक्स रहना जरूरी, लेकिन जो पाई था वो दोनों जगह इक्वली डिवाइड कर दो, क्योंकि उधर भी है इधर भी है। ये होता है डॉट 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 रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही रियल स्ट्रक्चर माना जाता है। क्यों रियल स्ट्रक्चर मानते हैं, क्योंकि इसी से बॉन्ड लेंथ के बारे में करेक्ट पता चलता है। यहां लोन पेयर है और यहां माइनस हाफ कैसे किया मैंने, चार्ज -1, ये दोनों जगह पे जा रहा है तो एक जगह पे कितना हुआ, एक पाई बॉन्ड दो जगह जा रहा है तो एक जगह कितना हुआ 1/2। तो सिग्मा तो एक ही था सर दो के बीच में, लेकिन पाई आधा आधा बट गया दो जगह, so 1 + 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया। ये कहानी आपको सब जगह रिपीट मारनी, सब जगह करना है। चलिए करिए, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आए आप उसको सेंटर पे मान सकते हो और फिर उस हिसाब से भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। एट द एंड मैं बता रहा हूँ लुईस स्ट्रक्चर की जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना इवॉल्व होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। अरे बेटा हो गया क्या, चलो कार्बोनेट आयन देखते हैं। कार्बोनेट आयन देखो, ध्यान दो इधर, CO3 2- आद्या देखो इधर, कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, यूजुअली 4 होते हैं, बट जो दो नेगेटिव आए वो दोनों भी मैं मान ले रहा हूँ कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के पास कितने होंगे 6, दिखाओ पहले, दिखा लिया। अच्छा इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तीन जगह ऑक्सीजन दिखाओ, बोलिए। इस पे -2 बना लिया। अब देख एक तो डबल बॉन्ड बना ही सकता है भाई। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, अब ये नहीं बना सकता, इनकी तो जरूरतें है ना उसको पूरा करेगा,
बताओ, दो डेटिव बॉन्ड दिया तो एक नेगेटिव इसके ऊपर, एक नेगेटिव इसके, और इसके ऊपर डबल पॉजिटिव मिलके जीरो। कैसा बन गया? ये है कार्बोनेट। कितने लोगों का सही हुआ स्ट्रक्चर? अब क्या इसके रेजोनेंस बना सकते हो भाई? डबल बॉन्ड जैसे यहाँ है, ये ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ, यहाँ भी हो सकता है। तीन स्ट्रक्चर आइडेंटिकल मिले, क्या ये तीनों को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? बोलो, क्या इन तीनों को, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार इनमें ध्यान से देखो तो पाई कभी यहाँ है, फिर कभी यहाँ, कभी यहाँ चला जाए। ये दो नेगेटिव जो थे, कभी इन दोनों के ऊपर, कभी इन दोनों के ऊपर, कभी इन दोनों के ऊपर। कहने का मतलब जो एक पाई है वो तीनों जगह इक्वली डिवाइड हो गया, तो मैं उसको डॉटेड से दिखा रहा हूं, कहीं पूरी तरीके से नहीं रुका। और जो चार्ज है -1 एंड -1 कितना मिलके हो गया? -2। वो तीनों पे इक्वली डिवाइड, तो -2 बाई -2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सम करोगे तो -2 आ जाएगा। ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन। बताओ, एक तो कंफर्म होगा क्योंकि एक बॉन्ड तो पक्का है। कौन सा पक्का बॉन्ड नहीं है? पाई, जो घूम रहे थे। पाई कितना है फिर? 1 डिवाइडेड बाई 3, 1.333333 डॉट डॉट। क्या सभी को समझ आ गया मेरे को? क्या ये बात क्लियर हुआ? ओके जी, बिल्कुल सही। तो CO3 2 माइनस का आंसर, CO3 2 माइनस का ये आएगा। ठीक है, चलिए, फॉस्फेट एंड सल्फेट लिखा। जल्दी करते जाओ जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और मैं आके पहले चेक करता हूं सभी के ना।
आइए चलिए देखते हैं फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर। देखो देख बेटा, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने 5, 3 और माइनस भी मैं मान ले रहा हूं उसी पे। तो कितने हो गए फास्फोरस के पास? अरे बोलो ना यार, 8 हो गए क्या? 4 ऑक्सीजन है, चारों को इससे किनारे किनारे कर लेता हूं। एक यहां है तो एक तो डबल बॉन्ड बनाओ। क्यों कर रहा हूं ऐसा? अतिथि देवो भव बोल रहे हैं। अरे वो तो डेटिव से भी हो जाता, डेटिव से भी वो हो जाता। ठीक है, मैं अभी फिलहाल डबल बॉन्ड इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फास्फोरस के केस में मुझे टेंशन नहीं है, नहीं है ना? बोलो। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि देखो बनाने के लिए तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई इस पे माइनस कितना 3 था ना, और सभी के साथ डबल बॉन्ड बना दो। लेकिन एक बात बताओ, इसके पास 4, 8, 12 और 4, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फास्फोरस कैन एकोमोडेट। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रहते हुए ऑक्सीजन के उस नेगेटिव को लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कैसे लेके बैठा हुआ है? इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा रहना चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन। इसलिए तुम एक काम करो, ये 3 माइनस था ना, तो कम से कम 3 जगह डेटिव बॉन्ड बनाओ ताकि इसके तीनों माइनस ऑक्सीजन के सर पे चले जाए। वैसे तो मैंने आपको बताया है इनको बनाने का जो करेक्ट तरीका होता है वो इनके एसिड से H+ निकालने का होता है। जैसे ये फॉस्फेट आयन से पहले आप क्या बनाओ? H3PO4। तो जब आप ये बनाओगे तो आप देखोगे फास्फोरस के कोई भी एसिड में P डबल बॉन्ड होता ही होता है। उसके बाद 3 OH होते हैं उसके बाद, ये है एसिड। अब इससे तुम तीनों का HHH निकाल दो, तीनों का HHH निकाल दो तो क्या बन जाएगा? फॉस्फेट आयन। और जैसे ही वो फॉस्फेट आयन बनेगा वो इस तरह से होगा। तो इसलिए करेक्ट तरीका है कि इन जगहों पे ना डबल बॉन्ड ना बनाने के बजाय डेटिव बॉन्ड बना, ताकि जो चार्जेस हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट। आपने देखा अननोइंगली मैंने कार्बोनेट में ये चीज कर दिया था क्योंकि एक डबल बॉन्ड था, कार्बोनेट में 2 माइनस थे, तो कार्बन के ऊपर -2 था, लेकिन जो दोनों लोन पेयर था मैंने इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो ये कर ही क्या रहा था? मैं इसके चार्ज को किनारे शिफ्ट कर रहा था। समझ गए ना? और कार्बन के लिए तो खैर मजबूरी भी थी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख भी नहीं सकता। फास्फोरस के साथ ये मजबूरी नहीं है, तब भी आप उसको डिस्पोज करोगे सो दैट फास्फोरस के ऊपर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर चार्जेस आपको ना दिखाई दे। जब किनारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ा हो तो नेगेटिव कोशिश करो उसी पे आए, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ऐसे ही सल्फेट बना लोगे। बोलो, सल्फेट H2SO4 से बनता है तो ये बन गया। अच्छा बताओ, फास्फोरस के केस में एक ही पाई बॉन्ड है, मैं सीधा हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, कोई दिक्कत? ये डॉट 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 -1/4। बॉन्ड ऑर्डर बेटा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 3/4, क्योंकि 3 नेगेटिव है ना। बॉन्ड ऑर्डर 1+1/, 4 जगह पे ये पाई डिलोकलाइज हो रहा है। कितने लोग का सही हुआ? अच्छा यहाँ पे बेटा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 2 पाई बॉन्ड से कितनी जगह घूम रहे हैं? -1/2 हो गया सब जगह चार्ज। बॉन्ड ऑर्डर 1+2/4 1.5। अरे क्या सबको समझ आ रहा है? कितना हो गया ये? 1. वेरी गुड, तो ये 1.5 हो गया। चलिए NO2 बनाया आप लोगों ने, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है, बहुत रेयर स्पीशीज में से एक है। आप बना के देखो, कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? बन नहीं रहा। प्रॉब्लम ही यही है, बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक।
प्रॉब्लम ही यही है कि ये बन नहीं रहा है ना, यही प्रॉब्लम है। आज बन गया। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है। एक ऑक्सीजन को तो पूरा चाहिए। अच्छा, अब असमंजस में पड़ गए क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैंने ऐसे बना दिया तो +2 कितना हो जाएगा? 9, जो कि पॉसिबल। तो ये एकमात्र ऐसा स्पीशीज है जिनमें कमी रहते हुए भी डोनेट करता है। देखो, अतिथि का तो पूरा ध्यान रखना है, ये थोड़ा खाली पेट भी रह जाए चलेगा, इनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसने 7 रखते हुए भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। आ रहे बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात कि साइड वाले जो एटम्स हैं उनमें कभी भी आपको डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट करनी। ठीक है, तो ये बन गया किसका स्ट्रक्चर? NO। इसको ऐसे बनाइए चार्जेस वाइज, तो आप ऐसे करो डॉट। बताओ इसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। अरे बोलो भाई, पैरामैग्नेटिक हुआ। और जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट। अच्छा, नाइट्रोजन के काफी सारे ऑक्साइड है। 5-6 ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन नंबर वाइज देखा जाए तो 5 है। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ये 5 ऑक्साइड है। बोलो भाई, 5 ऑक्साइड है। पांचों में 2 ऐसे हैं जो कलर्ड होते हैं। कौन से हैं 2 जो कलर्ड होते हैं? एक तो ये खुद NO2, कोई बताएगा इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है, बिल्कुल सही। NO2 ब्राउन होता है जी, ब्राउन कलर का, पैरामैग्नेटिक गैस है। अरे आया बात समझ? ओके भाई, अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, इस साइड में क्या आएगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, सिग्मा कितना? 1, पाई कितना हो गया? 1 सभी को समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बेंजीन बना लिया होगा सबने। ये तो एक केस ऐसा है जो ऑर्गेनिक में कुछ आता हो ना आता हो, ये तो जरूर रहेगा ना। आया है? चलो अच्छी बात है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बताओ 2 एटम के बीच में यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा एन पाई है, इधर सिग्मा है, एक ही है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा भाई? 3 पाई है और 6 जगह पे घूम रहे, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 6, 1 क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया? बोलिए। आइए चलिए बात करते हैं लेंथ की, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बताओ, लेंथ की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन लिखो तो। अच्छा, लेंथ क्या होता है समझ में आता है ना? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज टर्म्ड एज बॉन्ड लेंथ। जैसे बोला जाए H2 का, तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ऐसे बॉन्ड बना है ना बेटा। अरे बोलो, तो ये जो लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है किसका? H2 का। ये मैं H2 के स्ट्रक्चर को दिखाया हूं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये इनके बीच का बॉन्ड। So distance between the nucleus of 2 bonded atom is termed as bond. अब पूछा जाए बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला तो साइज पे डिपेंड करेगा। नहीं, मैं तुमसे पूछूं कि HH का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या HF का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? HF, हाइड्रोजन सबसे छोटा बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है, सबसे बॉन्ड बनाने वाला, जो बॉन्ड बना सकता, उससे बड़ा सारे हैं, तो फ्लोरीन उससे बड़ा ही है। HCl में पूछूं तो
और बड़ा, क्योंकि क्लोरीन। तो बॉन्ड लेंथ सबसे पहले एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। अगर एटम्स सेम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड। अरे बोलो, इतनी बात ध्यान रखोगे? चलो सवाल दूं मैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कुछ और भी बातें इसमें लिखवाऊंगा मैं, छोड़ देना। H2, NH2, NH2, NN बॉन्ड लेंथ, N2, H2, NN बॉन्ड लेंथ। और इसमें किसका कंपैरिजन करना है? HH। अरे इसमें तो बॉन्ड ही एक है, तो कंपैरिजन करो। चलो एक काम करो, H2 हटा ही दो, क्या ही फायदा, तुम्हें पता है सबसे छोटा होगा, कोई फायदा ही नहीं इसको डिस्कस करने। ठीक है, अब इसके बाद मैं N2 कर रहा हूं। N2 में भी आपको पता है किसका बॉन्ड लेंथ? NN का। इनमें तीनों में NN का कंपैरिजन करो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो। क्या करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कर लिया? सबसे बड़ा बताओ, ये A, B एंड C में सबसे बड़ा। फिर सबको समझ में आया? क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ N2H2 में देखो डबल बॉन्ड है। अरे बोलो, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, तो सबसे बड़ा A। चलो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताओ। C2H6, C2H4, बेंजीन एंड C2H2, ये चारों का ध्यान रख करके अगर मैं इसको ABCD लिख देता हूं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बताइए। चलिए बेटा, कर लिया? C2H6 का मतलब क्या हुआ? इथेन, यही ना? बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। अंडरस्टूड है, किसका? कार्बन कार्बन। अच्छा C2H4 का मतलब डबल बॉन्ड? अरे बोलो यार। और C2H2 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये A था, ये B था और ये D था ना, C क्या है? तो बेंजीन में कितने लोगों को पता है कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा?
और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बोलता है बड़ी, कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अब बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 यहाँ 3 यहाँ 1.5, सबसे ज्यादा किसका हुआ? फॉलोड बाई सी 1.5, फिर लास्ट में कितने लोगों का सही हुआ याद बताओ? बहुत बढ़िया यार, इतना तो समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा 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 अच्छा, बॉन्ड एनर्जी समझ लेते हैं। ठीक है, सॉरी, बॉन्ड लेंथ में ही एक केस समझ लेते हैं। चलो देखते हैं तुम लोग क्या दिमाग लगाते हैं। बच्चों एक बात बताओ, ये दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सुनो, ये ए और ये बी, दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो यार ये एटॉमिक साइज भी, अब यहां कैसे सोचे? बिल्कुल सही, जिसने भी ये बात बोली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अब आप 11th पढ़ चुके हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइब्रिडाइजेशन का रोल होता है। ये sp2 है, ये sp, और सॉरी क्या कर रहा हूं, कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि sp में परसेंटेज s निकालो तो s और p 1/2 इंटू 100 कितना आया, और जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना वो न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा, जेड स्टार ज्यादा, खींचने की एबिलिटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाइड्रोजन भी थोड़ा खिंचाएगा, बोलो। तो इन दोनों में बॉन्ड लेंथ बी से ज्यादा एक, बी का बॉन्ड लेंथ छोटा, समझ गए ना? तो वो जो बॉन्ड लेंथ में मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था एटॉमिक साइज, दूसरा लिखवाया था बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा लिख लेना इलेक्ट्रॉनेट। अगर ये बढ़ जाए तो अरे हाँ, इनवर्सली, अरे बाबा मैं फैक्टर्स बता रहा हूँ डायरेक्टली। अच्छा तुम लोग ये बोल, ठीक है, खुश हो जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ तो लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। मैं फैक्टर्स बता रहा था कि ये भी अफेक्ट करता है। एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, पता है कौन सा? हाँ, लोन पेयर रिपल्शन, प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अभी बात बताओ, जैसे मैं मान लो तुम्हें दे दिया कि बेटा एक NH2 और एक NH2 है, दोनों पे लोन पेयर है। मैं बोल दूं एक NH2 और एक का लोन पेयर गायब कर दो, इसको NH3 प्लस बना दो। अब बताओ, इसका लोन पेयर गया, इसके बाद लोन पेयर रिपल्शन से इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, उसके बाद ये है, और ये बड़े छोटे फैक्टर, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम रहे, एटम सेम रहे, तभी इन सब फैक्टर्स को देखना, वरना वैल्यू कुछ भी नहीं है, हल्का फुल्का ये डिफरेंस आता है बस। तो इन दोनों में लेंथ किसका ज्यादा होगा? NN का, पहले वाले का, क्योंकि रिपल्शन है। बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, एटम भी सेम, सिर्फ उस पे लोन पेयर कम पड़ गया। तो ये 4 फैक्टर है, लेकिन 2 मेजर है, एटॉमिक साइज एंड बॉन्ड एनर्जी। लिखो, बॉन्ड एनर्जी क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? कि भाई कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में, कैसे ब्रेक करना है? होमोलाइज, जितनी एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एनर्जी। जैसे आपके पास Cl2 था, तो Cl का बॉन्ड है गैसीय स्टेट में, इसको तोड़ दो और क्या बना दो? Cl। ध्यान रखना, गैसीय एटम में ब्रेक कर रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं ब्रेक किया Cl प्लस Cl, मैंने हेट्रोलाइसिस नहीं किया, मैंने क्या किया, इसमें जो भी एनर्जी लगे वही क्या है, इसका जो डेल्टा एच है वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। तो एक बात बताओ, बॉन्ड एनर्जी क्लियरली दिख रहा है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अरे जितना स्ट्रेंथ है उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं बॉन्ड एनर्जी सबसे पहले प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के? अरे एक बॉन्ड को तोड़ना आसान है, 2 बन जाए तो डिफिकल्ट, 3 बन जाए तो तकलीफ ही तकलीफ। बॉन्ड ऑर्डर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एनर्जी, बताओ जहां पे बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा लगता हो, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताओ कौन सा है? N2 का, क्योंकि NN में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है।
और ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल। इसलिए कई सारे केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन को इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इतना तगड़ा होता है कि रिएक्ट नहीं करता जल्दी। नाइट्रोजन इज यूज्ड एज inert material, inert gas environment, to create inert gas environment in many chemical reactions, just because इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इतना तगड़ा है कि वो टूटता ही नहीं। समझ में आया? दूसरा ये बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किया जाए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? बॉन्ड बढ़ा है तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, लोन पेयर। ये ध्यान देना, ये डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। क्यों सेकेंड पीरियड एलिमेंट बोल रहा हूं? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट सबसे छोटे होते हैं। अब तुम लड़ने लग जाओगे, फर्स्ट तो उससे भी छोटा, वहां लोन पेयर होता ही नहीं, एच एच में उसमें तो है ही नहीं। NH2 बनाओगे तो लोन पेयर आएगा, H2O2 बनाओगे तो लोन पेयर आएंगे। इसलिए ध्यान रखना ये डोमिनेटिंग। क्या समझ में आया? आया कुछ समझ में? सवाल दे रहा हूं, लगाओ देखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of bond energy। पहले लिखो CO2 CO3 2 NCO। किसका बॉन्ड एनर्जी भाई? अंडरस्टूड है, एक ही टाइप का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। दूसरा मैं दे रहा हूं HF HCl HBr। तीसरा दे रहा हूं F2 Cl2 Br2। चौथा दे रहा हूं H2O2 H2 S2 SS बॉन्ड। देखो जहां स्पेसिफाई किया है वहां सिर्फ उन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना। चलिए बनाइए। चल बेटा, कर लिया। आइए देखते हैं। आओ देखते हैं। CO2 CO3 2 एंड CO देखा जाए। बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। इसका कितना है? 1.33। इसका कितना है? 3। CO का स्ट्रक्चर कितने लोगों ने बना लिया? नहीं बना अभी तक। नहीं बनाना, बना के दिखाओ मुझे। चलो बना के दिखाओ, CO का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बाकी ये दोनों तो कर चुके हैं हम लोग क्लास में, CO2 एंड CO3 2 ये बना के दिखाओ CO।
अरे कर लिया बेटा, आओ चलो देखते हैं, देखा जाए। आओ देखो, CO2 में बॉन्ड ऑर्डर और CO का, अच्छा C डबल बॉन्ड O बनाया तुमने। अब देख फिर से वही प्रॉब्लम, 4 बॉन्ड बना नहीं सकते, तो ये ऑक्सीडेटिव बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आया? अच्छा बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो लेंथ सबसे छोटा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। ये सुनो, ये डायरेक्ट ऑर्डर से भी देख लो, इसका 3 है, इसका इतना, इसका इतना, बॉन्ड एनर्जी में सबसे ज्यादा किसका होगा? CO, फिर कौन सा? CO2, फिर कौन सा? CO3। कितने लोग का सही हुआ ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर? इसमें बताओ, और नहीं चलो तुम बताओ, इसमें सेकंड वाले में बताओ बॉन्ड एनर्जी का आंसर क्या आएगा इसमें? देखो फैक्टर्स तुम्हारे सामने हैं। क्या इन सबका स्ट्रक्चर पता है? HF सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये सुनो, बोलो, तीनों सिंगल 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 बॉन्ड रखे। अरे बोलो भाई, तो लेंथ, अब हम बॉन्ड ऑर्डर पे नहीं जाएंगे, ये तो नहीं डिसाइड करेगा, इसको चेक करते हैं, लेंथ सबका सेम है क्या? नहीं, कहां सेम हो गया? अरे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, तो साइज तो बढ़ गए ना, साइज बढ़ गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो एनर्जी, तो इसमें ऑर्डर कितने लोगों का सही हुआ? नहीं क्या? मैंने सोचा कि मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ना हो फ्लोरीन में। कितना तकलीफ है रे बाबा, मैंने कितना सिंपल लिखवाया, लोन पेयर रिपल्शन। ये लोन पेयर का मतलब पड़ोसियों के बीच की लड़ाई है, इनके रिपल्शन की बात कर रहा हूं, तब ना ये इनको पास नहीं रहने देगा, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अपने ही घर में 2 लोन पेयर हो तो टेंशन मत लो, ये इसको रिपेल करेगा तो उससे एंगल इधर उधर होते हैं। यहां लिख लो यार, पड़ोसियों के ऊपर लोन पेयर, अगल बगल, क्या है यार तुम, यहां लोन पेयर फ्लोरीन पे देख के क्यों घबरा गए तुम लोग? नहीं घबराना चाहिए, इसके पास भी होता तब दिक्कत आती, तो यहां इसी से चले जाओ। अरे आया बात समझ, देखो कैसी गलतियां करते हैं सब। अब चलो देखो थर्ड वाले में देखें, चलिए बेटा बताइए। अब बताओ, क्या यहां पे थोड़ा गड़बड़ी दिख रहा है कि फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो F2 उससे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? Cl2 उससे ज्यादा बड़ा, और उससे ज्यादा, यही है ना बॉन्ड लेंथ। अरे साइज बढ़ रहा है, F से Cl, Cl से Br, Br से I, अरे बढ़ रहा है ना। तो बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड क्या था कि F2 Cl2 Br2 I2, यही एक्सपेक्टेड था। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैंने बताया था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट हो तो लोन पेयर काफी डोमिनेटिंग होता है, तो लोन पेयर अगर डोमिनेटिंग है तो इसके बॉन्ड एनर्जी को कम कर देगा, ये रिपल्शन थर्ड में भी है, लेकिन वो उतना प्रॉब्लम, सेकंड में नजदीक होते ना, स्मॉल साइज नजदीक आ गए तो रिपेल कर रहे हैं। F2 का कम होकर पता है यहां चला जाता है, सबसे ज्यादा होता है Cl2, ये होता ऑर्डर। इसको हाईलाइट कर लेना, इतनी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिलर्स के फॉर्म में भी डाल देता है, पता है, जैसे 1 और मोर देन 1 वाले ऑप्शन होते हैं, 3 इतना बढ़िया से तुमको आ रहा होगा और चौथा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, समझ गए ना? फिलर्स के फॉर्म में आ गया, पूरा क्वेश्चन खराब करके आ जाओगे तुम। खराब क्या करोगे तुम? टिक मार के आओगे, -1 बर्बाद करके आओगे अपने आप को, जहां +4 हो सकता था वहां -1, 5 मार्क्स पीछे चले जाओगे,
इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है वन और मोर देन वन वाले प्रॉब्लम में, तो इसलिए हाईलाइट कर लेना ये सब चीजें। पता है ये सब चीजें आइडियली कहाँ होना चाहिए? मैंने तुम लोग को एक टिप्स दिया था कि जैसे जैसे कंटेंट लेंदी होते चले जाएं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाता है। आप पूरे केमिकल बॉन्डिंग में, आप सभी में मैं बता रहा हूं कुछ ना कुछ कमियां हैं। आपने अगर उसको एक अलग से सेपरेट पेज पे नहीं लिखा तो फिर जब भी कभी केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा आपको 5 दिन चाहिए रिवाइज करने के लिए। सर एक दिन तो लुईस स्ट्रक्चर एंड इसमें ही निकल जाएगा, दूसरा दिन इसमें जाएगा, तीसरा इसमें, फिर आप एक्सपोज हो जाओगे। भाई आपको हो सकता है लुईस स्ट्रक्चर में 50 स्ट्रक्चर बनवाए थे सर ने, बट उनमें 5 आपको नहीं दिक्कत है, उन 5 को एक जगह लिख लो कि जब कभी भी रिवाइज करना हो केमिकल बॉन्डिंग इन 5 को पहले बनाओ। अगर वो बन गया तो बाकी तो तुम आता ही है। ऐसे ही जब बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आए तो सबको सोचने की क्या जरूरत है, ये कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स को अलग से रखे रहो। तो जब ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे 5 दिन के बजाय वो 1 घंटे में केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करके टेस्ट के लिए हमेशा रेडी रहोगे। टेस्ट के नाम पे जो जिनको डर लगता है ना, जो भागते हैं, उनको ये स्पेशल एडवाइस है कि प्लीज डू दीज थिंग्स ना। ये मैजिक की तरह काम करता है, आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करोगे। और जिनको ना रैंक 1 लेके आना है ना, उनके लिए तो ये मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, ये तो मतलब तुम समझ लो कि ये अगर तुम नहीं कर पाए तो चांस ही नहीं है कुछ इधर उधर जाने का। यही सब चीजें हैं आपको पीछे लेके जाती हैं परफेक्शन से। आपको फुल स्कोर करना है, ये सब चीजें आप मिस नहीं कर सकते। पूरी बॉन्ड एनर्जी सब पूरा अच्छा सा कंसेप्ट आता है, एक जगह गड़बड़ हुआ खत्म, गेम ही ओवर। तो उसको अलग से निकाल के रख लो यार, हमेशा ध्यान रहेगा। अब बॉन्डिंग बताओ, 60-70 पेज रिवाइज करना इजी है या 4-5 पेज रिवाइज करना इजी? कौन सा चीज इजी तुम्हारे? 4 से 5। तो तुम करो ना यार। जितने अच्छे स्टूडेंट हो गए उनके पास रिवाइज करने के लिए पेजेस उतने कम होते जाएंगे टाइम बीतने के साथ। और जितने आलसी लोग होंगे, आलसियों की मैं बात कर रहा हूं, उनको केमिकल बॉन्डिंग बोलोगे तो पेज नंबर 1 से शुरू होंगे वो हर बार। अच्छा, बॉन्ड 2 तरह का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें ऐसे ट्रांसफर, वो हर बार वहीं से शुरू करेंगे। और उनको बोलो कि अगले दिन टेस्ट है तो रात भर जग करके पढ़ेंगे और सुबह तक बुखार आ जाएगा, बोलेंगे सर अब तो टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रात भर जग के पढ़े वो 60-70 पेजेस। आप एकदम टोज पे रहो, जब भी टेस्टिंग की बात हो ऑन टोज, और वो तभी पॉसिबल है जब आप हर चैप्टर को जिसको रिवाइज करते हो। एक बार एफर्ट लगेगा यार थोड़ा तुम्हारा, एक बार लगेगा। अब मैं बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूँ, एनर्जी पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन ही नहीं याद है। क्यों नहीं याद है भाई? पूरे साल क्या किया है? ऐसे ही काम करना है जिससे कि हम और रिफाइन होते जाएं, और रिफाइन होते जाएं, ताकि जब कभी भी कुछ पूछो तो तुरंत एकदम आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में बैठे रह गए और पता ही नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये रिक्वायरमेंट है आप लोगों की +2 की। इज दैट क्लियर? बनाना है, आप सभी लोगों को बनाना है। और ये समझ, +1 के जो भी टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, कल टेस्ट है, समझ गए ना? कल टेस्ट है मतलब आज आपको जा करके पूरा अच्छे से रिवाइज करके कल आके टेस्ट में बैठना है, भागना नहीं है यहां से। तब तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी एकदम सही चल रही है। ठीक है, तो ऐसे करो। चलो आओ देखते हैं बात, इस पे लगाया H2O2, सेम प्रॉब्लम यहां पे भी आएगा, क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्शन। लेंथ तो अभी भी इसी का है, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो सल्फर सल्फर का ही ज्यादा है, ये सुनो, ऑक्सीजन के कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करेगा, ये सेकंड पीरियड का है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी में भी OO से ज्यादा SS का हो। ये ब्लॉक केमिस्ट्री के बड़े फेवरेट पॉइंट्स हैं। आगे इनका क्या यूज होगा वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना तो दिमाग में रहे। ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं, यहाँ पे भी वही कहानी हो जाएगी। यहाँ भी बॉन्ड एनर्जी उल्टा, लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जा रही है, एक्सपेक्टेड से ठीक उल्टा हो रहा है। क्या सबको समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो चलिए, तो बॉन्ड एनर्जी तक आपको मैंने सारा चीज समझा दिया। कोई बचा है एग्जांपल? नहीं, डन। अब देखो मैं कुछ काम देता हूं, आप थोड़ा ढंग से करके आना है, ठीक है? और वो क्या है, आपको VSEPR नाम सुना है? वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है तो कैसे देखेंगे, नहीं है तो कैसे देखेंगे, इस पे बहुत अच्छे से काम करके आना है। और जो मॉलिक्यूल मैंने आज दिए थे बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, उन सभी का आपको एंगल, ज्योमेट्री ये बना के आना है। इतना करके आओगे? हाँ। और एक काम दूंगा, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और वो है डाइपोल के बारे में आप पढ़ के आओगे। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते, क्योंकि एक बार वो क्लियर हो गया ना तो आप डाइपोल की साइड में चले जाओ, ताकि अगले क्लास में मैं दो बड़े थियरीज को आपको समझा पाऊं। कौन से दो हैं? वीबीटी एंड एमओटी। वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।